केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिनकी दादी के समय में आपातकाल लगाकर विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, वो कैसे लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर सकते हैं और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। संसद में अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है और आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। बात करते हैं सर, बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ, लेकिन जनता का पैसा ऐसा लग रहा है कि व्यर्थ ही जा रहा है, क्योंकि हर रोज हंगामा होता है और संसद की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता राहुल गांधी ने देश से बाहर कैम्ब्रिज में और लंदन में और अमेरिका में जाकर के कुछ आपत्तिजनक बातें की हैं जो भारत विरोधी हैं, भारत के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के खिलाफ है। जैसे कि उन्होंने लोकतंत्र को खतरा बताया है। लोकतंत्र को खतरा वो बता रहे हैं जिनकी दादी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगा करके DIA और मीसा में संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजा, प्रेस की सेंसरशिप कर दी और फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, वो इंटरवीन करने को कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भारत की वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमें किसी से सीखना नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर के प्रतिकूल परिस्थिति की है। स्पीकर साहब के खिलाफ ये कहा है कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि माइक उनका कभी बंद नहीं किया गया और एक्स्ट्रा टाइम वो बोलते हैं, एक्स्ट्रा जो अलॉट होता है उससे। इसके अलावा उन्होंने संवैधानिक संस्थाएं और ख़ासतौर से मीडिया के ऊपर भी प्रतिकूल टिप्पणी की है। इसलिए ये जो है राष्ट्र की छवि खराब करने का काम किया है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है अगर किसी विदेशी को आप भारत के लोकतंत्र में इंटरवीन करने के लिए बुलाते हैं। इसलिए माफ़ी मांगने वाली मांग एकदम भारतीय जनता पार्टी की जायज़ है। राहुल गांधी को मीर जाफर से तुलना किया जहां बीजेपी ने, तो कांग्रेस भड़की हुई है। उनका कहना है कि इसका जवाब दिया जाएगा। जो लोग राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं अथवा भारत की लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, स्पीकर साहब पर, पार्लियामेंट पर, तो मीर जाफर ने राष्ट्र विरोधी काम किया था, इसलिए वो तुलना की जाती है। जब भी कोई ऐसा बयान किसी का आता है जो राष्ट्र के विरोध में होता है, डेमोक्रेसी के विरोध में होता है, आयोग के विरोध में होता है, स्पीकर साहब के विरोध में होता है, प्रधानमंत्री की जो वैश्विक छवि बन रही है, भारत नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, 5 ट्रिलियन को पा चुका है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई है, G20 की सदारत मोदी जी कर रहे हैं, वैश्विक राजनीति में मोदी जी का दबदबा और जलजला है, भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहा है। इसलिए डेंट करने के लिए ये बयान दिए गए, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वही देखिए, 2024 के चुनाव को देखते हुए चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्षी दल एकजुट होने की तैयारी में लगे हैं। ऐसे में अखिलेश की निगाहें भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट ओबीसी और सॉफ्ट हिंदुत्व फैक्टर पे है। बहुत साल पहले चाणक्य जी ने कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय हो जाएगा तो उसको कमज़ोर करने के लिए दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ये सब आपस में दुश्मन है, के सिद्धांत पर दुरभिसंधियाँ हुआ करेंगी। लेकिन ऐसे गठबंधन चल नहीं पाए हैं। 1977 में पार्टियों के मर्जर होने के बाद जनता पार्टी बनी थी, फैक्ट नहीं, गठबंधन नहीं, मर्जर। इसके बाद केवल 27 महीने सरकार चली केंद्र की और मोरारजी भाई और चरण सिंह जी मिला के, फिर ऐसे ही एक गठबंधन हुआ सरकार से हटाने के लिए 1989 में। VP सिंह साहब और चंद्रशेखर जी मिला के 16 महीने चला पाए। फिर एक बार फिर प्रयोग हुआ 1996 में, तो देवगौड़ा साहब और गुजराल जी मिला करके 13 महीने चला पाए थे। तो और सपा बसपा का फिर गठबंधन हुआ 1993 में। बहुमत की सरकार होने के बाद केवल 16 महीने दोनों सरकार मुलायम सिंह जी और मायावती मिला के चल पाए थे। इसलिए जनता को पता है कि जब नीति विहीन, सिद्धांत विहीन, कार्यक्रम विहीन, आइडियोलॉजी विहीन गठबंधन होते हैं तो वो चलते नहीं है। अभी ताज़ा एक गठबंधन 2019 में सबसे मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश के हिसाब से सपा बसपा का हुआ था। मैं ये नहीं कहता बसपा के कौन कौन लोग हारे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, घर के लोगों ने 5 टॉप सीटें चुनी, एक आजमगढ़, एक कन्नौज, एक मैनपुरी, एक बदायूं, एक फिरोजाबाद। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस गठबंधन के बावजूद कन्नौज, बदायूं और फिरोजाबाद परिवार के लोग हारे। इसलिए इन गठबंधनों की भारतीय जनता पार्टी चिंता नहीं करती है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, यूपी की योजनाएं, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मेहनत कर रहे हैं, उस परिश्रम की पराकाष्ठा से मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलेगा।
चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप सुन रहे थे एसपी सिंह बघेल जी को, जिनका कहना है कि देखिए राहुल गांधी को माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। क्या दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। और वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने कहा कि 22 मार्च को मनीष सिसोदिया की कस्टडी खत्म हो रही है और ऐसे में ईडी केस में सिसोदिया की जमानत याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई है। 2 बार सीबीआई कस्टडी ली थी, कुछ नहीं मिला तो 2 बार ईडी की कस्टडी हो चुकी है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की ईडी की तरफ से जमानत 25 मार्च की लगाई गई है। ऐसे में 22 मार्च को ईडी की कस्टडी खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया की। बात कर लेना चाहेंगे, मदन लाल जी हमारे साथ हैं। मदन जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि आज भी 21 तारीख को भी कोर्ट में पेशी हुई मनीष जी की जमानत याचिका को लेकर और 22 तारीख को ईडी की कस्टडी खत्म हो रही है, उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 25 को होनी है। कैसे देख रहे हैं सब चीज़ों को? देखिए, हमें ये लगता है कि क्योंकि न तो सीबीआई कुछ ढूंढ पाई, न सीबीआई कोई तथ्य बटोर पाई, उसके बाद ईडी ने भी बार बार 2 बार रिमांड ले लिया है। ईडी को भी हमें नहीं लगता कुछ ऐसा मिला होगा, क्योंकि मिलना भी नहीं था जिसकी वजह से मनीष जी को दोषी करार दिया जा सके। हमें उम्मीद है 25 तारीख को उनको बेल मिल जाएगी। क्या कुछ तथ्य रखे गए कि इन तथ्यों के आधारों पर चीज़ें की गई? क्या लग रहा है, क्या 22 तारीख को फिर ईडी कस्टडी लेती है या उनको न्यायिक हिरासत में भेजा? हमारी तरफ से पहला और आखिरी तथ्य एक है कि वो निर्दोष हैं और उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि उनको इस अपराधी केस में इन्वॉल्व किया जा सके। 25 को ईडी, 22 को सीबीआई, क्या लग रहा है दोनों ही मामलों में, दोनों ही मुकदमों में जमानत मिल पाएगी? अगर आप देखिए कि जब सीबीआई को कुछ नहीं मिला था, सीबीआई ने 2 बार रिमांड लिया और दोनों बार सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। उसी के बाद ईडी आई थी और तभी ईडी के जाने के बाद ईडी ने भी 2 बार रिमांड लिया है। तो पहली बार जब रिमांड की बात आई थी, अभी तो कल उनको रिमांड के बाद ईडी ने अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं। तो मुझे लगता है कि अब तक चूंकि कुछ नहीं मिला था तो मिलने की कुछ उम्मीद नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से विधायक और अधिवक्ता मदन लाल सिंह का साफ तौर पर कहना है सीबीआई को 2 बार की रिमांड में कुछ नहीं मिला तो 2 बार की रिमांड ईडी की भी खत्म हो रही है, उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। 22 मार्च को सीबीआई की जमानत याचिका पर और 25 मार्च को ईडी की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, तो नतीजे भी पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर सही आएंगे और जीत सच्चाई की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और वहीं बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही चलनी चाहिए। 2024 के चुनाव पर उन्होंने कहा कि अभी चुनाव में वक्त है, अभी विकास पर काम होना चाहिए। डॉक्टर सस्मित पात्रा हमारे साथ हैं बीजू दल से। सर, जिस तरह से देखिए ये माइनॉरिटी की तमाम ऐप भी लॉन्च हो रही हैं, क्या माइनॉरिटी डेवलपमेंट हो पाएगा? देखिए, आज एक नया मुहिम शुरू किया गया है माइनॉरिटीज़ फाउंडेशन के माध्यम से। ये फाउंडेशन ऐसा नहीं है कि कोई भी एक फाउंडेशन, ऐसे तो कई फाउंडेशंस काम करते हैं, बट ये माइनॉरिटीज़ फाउंडेशन फ़र्क इसलिए है कि इनकी सोच जो है, इनका जो विश्वास जो है वो सतनाम सिंह संधू जी के नेतृत्व में है। संधू जी ने विगत दिनों में एक बहुत अच्छा सशक्त चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है, एक एजुकेशनिस्ट हैं और वो चाहते हैं कि सारे समुदाय एक साथ आएँ। और ये आज आप देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो सोच है वो सोच देखने को मिली है। सारे समुदायों से नेतृत्व आए हैं, देश के हर प्रांत से नेतृत्व हैं और जाहिर सी बात है सबका एक ही विचार है, कैसे हम भारतवर्ष को और इंक्लूसिव सोसाइटीज़ में बिल्ड करें, कैसे कम्युनल हार्मनी रहे, कैसे ब्रदरहुड रहे, और इस दिशा में ये फाउंडेशन काम कर रहा है। ज़रूर ये फाउंडेशन सक्सेसफुल होगा। सर, संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, संसद की कार्रवाई चलनी चाहिए, हाउस चलना चाहिए, सदन चलना चाहिए और डिबेट, डिस्कोर्स और डायलॉग और डिस्कशन के लिए सदन है, डिसरप्शन के लिए नहीं है। मैं आशा करता हूं, आज भी हमारा एक फ्लो लीडर्स का मीटिंग था, माननीय चेयरमैन राज्यसभा ने बुलाया था और वहाँ पर भी मैं था। वहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज़ ने उसको बॉयकॉट भी किया था। तो मैं आशा करता हूँ अभी 2 बजे सदन फिर से चलना चाहिए। आशा करता हूँ कि पक्ष विपक्ष दोनों साथ में बैठें, साथ में विचार विमर्श करते हुए सदन चले। ये देश के हित में है, 1.5 करोड़ 1.4 बिलियन भारतीयों के हित में है। 2024 को लेकर तैयारियां सभी दलों ने शुरू कर दी हैं,
कैसे देखते हैं? अभी बहुत दूर है। मुझे लगता है 2024 अभी काफ़ी दूर है। अभी अगले 6 महीने में विकास का और कार्य को तेज़ करने की आवश्यकता है। अभी हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, अभी हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी और 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी पे फोकस करें। आखिरी के 6 महीने जो है राजनीति होगी वो 2024 जब आएगा तब होगा। आज विकास की बात करें। राहुल गांधी के बयान को कैसे? मैं और टिप्पणी नहीं करना चाहता। आई एम ऑन अ माइनॉरिटीज फाउंडेशन, लेट्स कीप इट दैट वे। थैंक यू। थैंक यू। देखिए यहाँ आप सुन रहे थे सांसद सस्मित पात्रा जी को, जो कि बीजू दल से हैं, जिनका कहना है कि देखिए जिस तरीके से संसद में हंगामा चल रहा है वो नहीं होना चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए। क्या दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। और वही राजधानी दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की गई। इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और रेलवे के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन में सवार होकर आप 15 दिनों तक नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत जगहों को देख सकेंगे। इस यात्रा के दौरान ट्रेन से सफर, होटल में स्टे आदि शामिल है। भारतीय रेलवे एक और सौगात नॉर्थ ईस्ट वालों को देने जा रहा है। जहां पर देखिए भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत आज सफदरजंग रेलवे स्टेशन से देखिए हो रही है और आप देख सकते हैं कि वो ट्रेन है देखिए जिसका फ़ायदा देखो यात्री उठा पाएंगे। और जैसे कि देखिए ट्रेन सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू हो रही है और नॉर्थ ईस्ट के देखिए 15 ऐसी खूबसूरत जगह हैं जिसको दर्शन कराएंगे। तो देखिए रेलवे स्टेशन पे आप लोगों में उत्साह देख सकते हैं कि बाकी ट्रेन की तरह देखिए यहाँ पर आपको देखिए कई आधुनिक फैसिलिटी से देखिए ट्रेन लैस होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी यहाँ लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनसे बात करते हैं और जैसे कि देखिए ट्रेन में जो मौजूद यात्री हैं। मैम, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं आप? हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट। कैसा लग रहा है? एक बार फिर से देखिए। खुशी हो रही है, बहुत खुशी। बहुत खुशी। हाँ जी, बहुत खुश है। इससे पहले भी भारतीय रेलवे अनेकों ट्रेन जो है पहले चलाई हैं। बहुत सारी ट्रेन जो है जो बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक जगह हैं जिनका दर्शन कराने के लिए चलाएगा। नॉर्थ ईस्ट के दर्शन कराएंगे। कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग जाएंगे आसाम, हाँ, और मेघालय, हाँ, त्रिपुरा, हाँ, नागालैंड, हाँ। और 2-3 स्टेट्स और हैं। बिल्कुल। तो देखिए इस ट्रेन के बारे में भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये ट्रेन जो है ये लोगों को जो दर्शन कराने वाली है वो किस तरीके से। देखिए स्लाइडिंग डोर है और जैसा कि देखिए हर ट्रेन को बड़ा ही सुंदर बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कैमरा फैसिलिटी भी इस ट्रेन में दी गई है। बाकी की ट्रेन की तरह स्लाइडिंग डोर बनाया गया है और देखिए ये रेस्टोरेंट फैसिलिटी भी यहाँ दी गई है। जैसे कि इस ट्रेन में आप देख सकते हैं कि जो बाकी ट्रेन की तरह इसमें भी देखिए रेस्टोरेंट फैसिलिटी बना के यहाँ लोग आराम से नाश्ता कर सकते हैं। और देखिए बड़े ही सुंदर तरीके से इस पूरे जो डब्बा है उसको सजाया गया। यहाँ आप देखिए यात्री भी देख सकते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि देखिए जिस तरह से भारत गौरव ट्रेन जो है लगातार भारतीय रेलवे चला रहा है, इसी की एक पहल करते हुए देखिए नॉर्थ ईस्ट वासियों को इस ट्रेन की सौगात मिली है जो नॉर्थ ईस्ट के तमाम 15 जगह जहाँ पर दर्शन कराएगी। दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। ये आज की जो सौगात है वो केवल नॉर्थ ईस्ट वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए है। और जो सबसे बड़ा उपलब्धि है इस समय की वो ये है कि कल चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है, गुड़ी पड़वा है। उसी के उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवासियों को ये सौगात उपहार मिला है जिसमें देश की कनेक्टिविटी भी बढ़ी है और कई ऐसे स्टेशंस हैं जहां पहली बार वो स्टेशंस बने हैं, पहली बार ट्रेन्स चली हैं और भारत गौरव तो अपने आप में पहली बार चली है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब ये सब देखती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ। जैसे 2014 से पूर्व की अगर आप स्थिति देखें तो आप ये सब हैरान होंगे कि हमारी कनेक्टिविटी खास तौर पे पूर्वोत्तर के साथ बहुत ही बुरी हालत में थी। कोई कनेक्टिविटी के साधन नहीं थे और अधिकतर लोग जो पूर्वोत्तर से इस क्षेत्र में आना चाहते थे या अन्य क्षेत्र में जाना चाहते थे, उनके पास कोई साधन नहीं होने के कारण चाहे डॉक्टरी का इलाज है, चाहे बच्चों की पढ़ाई है, चाहे नॉर्थ ईस्ट जो यात्री जाना चाहते हैं यात्रा की दृष्टि से वो भी नहीं जा पाते। तो आज की उपलब्धि बहुत प्रमुख है और बहुत ही मनाने योग्य है। उसका कारण है कि स्पेशल ट्रेन है जो डीलक्स ट्रेन है और जिसमें AC 1 AC 2 की सुविधाएं हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और मंदिर भी है।
और जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और सब कुछ भारत में बना है। मेक इन इंडिया की जो दृष्टि है वो भी इस पर पड़ी है